नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात में आज हम चर्चा करेंगे बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी से। संजय जी, आज बिहार की बात में फिर हम राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि 2025 बिल्कुल करीब आता जा रहा है और 2025 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव है। तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, लेकिन आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके साथ ही हम बीजेपी की भी बात करेंगे, क्योंकि वहां कई बंदिशें लग रही हैं। पर सबसे पहले आरजेडी की बात करते हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, ग्राउंड जीरो से हकीकत को समझ रहे हैं, कमजोरी को समझ रहे हैं और अगले साल कुछ बेहतर करें इसकी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब तो आश्वासन भी दे रहे हैं, भरोसा भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने भरोस भरोसे के तराजू पर तेजस्वी यादव कितने सही उतरेंगे, यह देखने की बात होगी। देखिए, अब तेजस्वी यादव ने यह भी कहना शुरू किया कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं को, जो वोट बैंक नीतीश कुमार का माना जाता है, उनके लिए भी कहा है कि 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तो साल में 1 लाख रुपए की बात की थी, खटाखट खटाखट। और देखिए, 1500 रुपए की आप बात कर रहे हैं, झारखंड में मैया योजना 2500 रुपए की हो गई है। नीतीश कुमार भी खजाना खोलने ही जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी में गड़बड़ी की बात देखिए, संगठन में ऐसा लग रहा है कि आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि आरजेडी में सिर्फ और सिर्फ या तो लालू यादव या तेजस्वी यादव संगठन के स्तर पर कमजोरी दिखाई पड़ती है। और 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के नतीजे के बाद आप देख ही रहे हैं कि जगदानंद सिंह कार्यालय नहीं आ रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने एक बार इस्तीफा भेजा था, इस बार भी खबर है कि इस्तीफा भेजे हैं। और नए अध्यक्ष के तौर पर आलोक मेहता, कुमार सर्वजीत, इन तमाम नामों की चर्चा चल रही है। और आलोक मेहता के नाम की चर्चा है, इसका मतलब आगे भी कुशवाहा वोट साधने की। और कुमार सर्वजीत पासवान है, तो क्या लोजपा के वोट बैंक में सिंधमारी की कोशिश, क्या यह इतना आसान है? तो संगठन के स्तर पर कितने दफे आप जगदानंद जी को मनाएंगे? और जगदानंद के रहने से देखिए, कल शिवानंद तिवारी ने जो फेसबुक पोस्ट किया था, उसमें तो उन्होंने रीढ़ की ही बात कर दी थी, स्वाभिमान की बात कर दी थी। तो पहला प्रसंग आरजेडी का। दूसरा प्रसंग जब चर्चा करेंगे हम लोग, तो बीजेपी की बात करेंगे कि वहां कहा गया है कि जो जिला अध्यक्ष होंगे 60 साल से अधिक वाले नहीं होंगे, जो मंडल अध्यक्ष होंगे वह 45 साल से अधिक वाले नहीं होंगे। लेकिन एमएलए एमपी के लिए कोई बंधन है क्या? हाँ, 60 साल वाले जिला अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, जिला बेहतर नहीं चला सकते हैं, पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते हैं। लेकिन विधायक और एमपी, तो क्या 60 साल का जो फार्मूला लाया जा रहा है, यह फार्मूला विधानसभा के चुनाव में भी चलेगा? यदि विधानसभा के चुनाव में चला, टिकट के मामले में 70 की बात तो कभी कभी सुनते भी थे, लेकिन आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि सारे लोगों को टिकट मिल ही गया, चाहे राधा मोहन सिंह हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो। केवल देखिए, उधर कट गए अश्विनी कुमार चौबे, आरके सिंह हो, उन्हें भी टिकट मिल ही गया था। तो सबसे पहले हम बात कर ले आरजेडी की। और हम यह भी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास है कि मुसलमान कुछ गड़बड़ हुए हैं, उनका वोट बैंक घटा है। इसलिए जो तस्वीरें पोस्ट की जा रही है, मीडिया में तस्वीरें साझा की जा रही है, उसमें मुसलमानों से ज्यादा मिलते हुए दिखाया जा रहा है। संजय जी, दोनों पक्षों को आप रेखांकित करें। सबसे पहले हम लोग आते हैं आरजेडी पर। आरजेडी में जगदानंद सिंह के बारे में माना जाता है कि बेहद ही सख्त अनुशासन पसंद व्यक्ति है। किसी भी कीमत पर अनुशासन से वो समझौता नहीं करते। ठीक है, उम्र के पड़ाव का हवाला वो बार बार देते हैं। लेकिन कल शिवानंद तिवारी ने देखिए जो पोस्ट किया था, किस तरीके से वह लालू यादव के पैरों के नीचे बैठने लगे थे सभा मंचों पर, यह बात भी उन्होंने बयां की थी। जी बिल्कुल, मैं वहीं पर आ रहा हूं। तो जगदानंद सिंह जो एक अनुभवी नेता, एक मजबूत नेता, लेकिन शायद इनके जो अनुशासन प्रियता है, वो अनुशासन प्रियता इन्हीं की पार्टी के बहुत लोगों को पसंद नहीं। और यही कारण है कि पहले भी उन्होंने इस्तीफा भेजा।
और लालू प्रसाद जी ने ठीक है उनके इस्तीफे को नहीं स्वीकार किया और बाद में ये इस दायित्व का वो निर्वहन करते रहे। लेकिन इस बार इनके बेटे के हारने के बाद जी जिस तरह से इनके ही लोग इन पर आक्रामक हुए, बिल्कुल भाई आरजेडी में तो ये चलता ही है। विश्वनाथ यादव सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, उन पर तो इस तरह से हमले नहीं हुए कि सुरेंद्र यादव जी ने बेलागंज से आखिर अपने बेटे को ही क्यों लड़ाया। लेकिन हम्म जगदानंद सिंह को टारगेट किया गया और इनकी पार्टी के लोगों ने बिल्कुल खुल करके बोला कि ये तो तीसरे नंबर क्या, ये चौथे नंबर पर आते, पांचवें नंबर पर आते। जगदानंद हम्म सिंह के एक बेटे बक्सर से चुनाव जीत जाते हैं, उसके लिए जगदानंद सिंह को कोई क्रेडिट नहीं मिलता है कि सुधाकर सिंह आखिर जी कैसे जीते। हम्म लेकिन इनके बेटे तीसरे नंबर पर चले गए अजीत सिंह, इसको लेकर के जगदानंद सिंह को घेरा गया। इसको लेकर के नहीं घेरा गया कि भाई यादवों ने बसपा को वोट क्यों कर दिया, अजीत सिंह को वोट बिल्कुल क्यों नहीं किया, जबकि वो पार्टी हम्म तो राजद थी, टिकट हम्म राजद। जगदानंद सिंह ही एक उदाहरण है बिहार में जिन्होंने अपने बेटे के खिलाफ प्रचार करके अपने बेटे को हराया था। जी उसी उसी 2009 रामगढ़ से। 2010 बिल्कुल जी, तो उसी रामगढ़ में। हम्म लेकिन हम्म जगदानंद सिंह के बारे में जो शिवानंद तिवारी जी का पोस्ट है, उस पोस्ट में हम्म दम है। और हम्म जगदानंद सिंह को भी, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि एक ऑनर के साथ सेफ एग्जिट ले लेना चाहिए। अब जी वहां पर अगर ये अध्यक्ष रहते हैं तो हम्म शायद इनके सम्मान में क्षरण ही होगा, कोई सम्मान इनका बढ़ने नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक है, लालू प्रसाद जी चाहे जितना इनको भरोसा दिलाएं कि आप ही हम्म के भरोसे पर हम हैं, बिहार आपको देखना है, लेकिन कोई जगदानंद सिंह की चलती है पार्टी में, ऐसा तो हमें समझ में नहीं आता है। वो बस केवल कार्यालय के अध्यक्ष और चिट्ठियों के अध्यक्ष है। कभी तो हमने नहीं देखा कि वह जिलों में जा रहे हैं, किसी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, या कुछ उनसे पूछ कर टिकटों के बारे में फैसला हो रहा है, या पार्टी की नीति रणनीति बन रही है। बस हमने यह देखा कि वो कार्यालय में अनुशासन बना रहे और चिट्ठियां कुछ इधर उधर न हो जाए, इसके वे अध्यक्ष हैं। जो अनुशासन की बात आपने कही। जी, तो वही मैं कह रहा हूं कि आप कार्यालय में बैठ करके, और जिसको कहते हैं ना कि एक सेक्रेटरी की भूमिका में, कि ऑफिस सेक्रेटरी की तहत ईमानदारी जी पूर्वक समय से जाना बैठना, चिट्ठियों को ये रखना, मैं समझता हूं कि इससे कोई संगठन में बहुत ताजगी नहीं आ जाएगी, बहुत धार नहीं आ बिल्कुल जाएगी। और आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जहां या तो लोग लालू प्रसाद जी का सुनते हैं या तेजस्वी जी को सुनते हैं, फैसले भी जी उन्हीं के होते हैं। उनके फैसले में कहा जाता है ना भाई कि उस परिवार में भी कई धुरी हैं, जिसमें एक धुरी अब मीसा भारती की भी हो गई है। जी मीसा भारती के भी जो फैसले होते हैं वो पार्टी में माने जाते हैं। हम्म, फैसले जब उनके एक हद होंगे, एक हद तक एक जी, हद तक एक हद तक जी, जी तो जब फैसले वहीं से तय होंगे, लालू हम्म प्रसाद जी ने एक दायित्व सौंप ही दिया है तेजस्वी जी को। हम्म बिल्कुल एक नए प्रयोग भाजपा राजद को करनी चाहिए पार्टी में, और करके संगठन को एक आकार देनी चाहिए। ठीक है, जी जगदानंद सिंह जी की एक उम्र भी हो गई, वो स्वास्थ्य का भी हवाला देते हैं, उम्र का भी हवाला देते हैं, और वैसा कुछ उनकी पार्टी में चलती भी नहीं है, इसलिए इनको सेफ हम्म, एग्जिट ले लेना चाहिए। तो बिल्कुल संगठन जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो मेरी भी जानकारी है कि आलोक मेहता को दायित्व देने की बात चल रही हम्म है। आलोक मेहता चूंकि जिस कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, हम लोगों ने कई बार बात की कि ये माई से माइक की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जी मुस्लिम यादव और कुशवाहा। तो अगर हम्म आलोक मेहता इनके अध्यक्ष होते हैं तो कुशवाहा समाज में मैसेज भी जाएगा, और 2025 का चुनाव भी इनको और लड़नी है। 2024 में कुछ फायदा मिला भी। अभय कुशवाहा तो देखिए चित्तौड़गढ़ में चुनाव जीत गए, और बाकी जगह भी जहां कुशवाहा लड़ रहे थे, अब देखिए राजाराम कुशवाहा चुनाव जीत ही गए। देखिए वो इंडिया ब्लॉक के ही माने जाएंगे। तो इस प्रयोग में सफलता भी मिली लालू यादव को। लेकिन 2025 में कितनी सफलता मिलेगी, देखने की बात होगी। क्योंकि एनडीए में जो सीएम पोस्ट है वह लवकुश के लिए है, और जो इंडिया ब्लॉक में है वह तेजस्वी यादव के लिए जी बिल्कुल। तो कुशवाहा समाज को, मगध और शाहाबाद में कुशवाहा समाज का इनका वोट मिला, इस सच्चाई को है। हम जी लोग स्वीकार करते हैं। तब बिल्कुल तो उपेंद्र कुशवाहा को कहना पड़ा इस बार बाई इलेक्शन में कि जो हम्म कुशवाहा समाज ने पिछली बार गलती कर दी थी लोकसभा हम्म, के चुनाव में, इस बार हम बाई इलेक्शन में गलती नहीं होने दें। फिर भी जी कुशवाहा समाज पर यह दांव लगाने की कोशिश करेंगे कि आलोक हम्म मेहता के माध्यम से कुशवाहा समाज को साधें।
जो दूसरी बात आपने कही, चूंकि मुस्लिम वोट दरका है इनका, और हम जी। लोग देखते हैं पूर्णिया को, हम लोग देखते हैं रुपौली को, हम लोग देखते हैं सिवान। बेलागंज को, इमामगंज को, इवन सिवान। इमामगंज में भी, सिवान को हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम वोट इंटैक्ट नहीं है। ठीक है, भाजपा के जी। विरोध के नाम पर कि यही पार्टी है जो सीधे सीधे भाजपा से लड़ती है, इसके नाम पर आरजेडी के साथ वो वोट जुड़ा हुआ है, लेकिन एक उदासीनता और एक उनके अंदर में नाराजगी भी है इस बात को लेकर जी के, बिल्कुल। टिकटों को लेकर हम्म। के, हम्म। संगठन में उनको जिम्मेवारी को लेकर के, और उनको आगे रखने को लेकर के। इसी वजह से तेजस्वी जी को सभाओं में न केवल मिलते हुए, बल्कि वो हम्म। फोटो शेयर भी किया जा रहा है। आपने देखा हम्म। कि मुंगेर की सभा में वो जो खानकाह में गए थे, वहां की बिल्कुल। जो तस्वीरें जो वायरल की गई, वो तस्वीर हम्म। बताने के लिए ही थी कि देखिए कैसे मुसलमान फिदा हैं तेजस्वी जी के। हम्म। जी। आखिर वो तो आज भी इंटैक्ट हमने है। देखा, आज भी देखा कि जो बेगूसराय जो तस्वीरें जो शेयर की गई हैं, उनमें मुसलमानों से जो संवाद की तस्वीरें हैं, मिलने जुलने की तस्वीरें हैं, वह तस्वीरें अधिक हैं। और मुसलमान जो विभिन्न रूप में दिखते हैं, जिनसे उनकी पहचान स्पष्ट होती है, यह पहचान भी स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि जो मिल रहे हैं वे मुसलमान हैं। जी बिल्कुल, तो वो तस्वीरों को शेयर करके वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग, जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि हमारा जो 32% का जो आंकड़ा है उसमें क्षरण हुआ है, टूट हुई है, और मुस्लिम तो बिल्कुल अब हमसे नाराज हैं, बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं नहीं, वो मुस्लिम हमारे साथ बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन जी। तेजस्वी यादव चूंकि तस्वीर, भीड़, मंचों की भीड़, सभाओं की भीड़, और वो भीड़ जो बूथों तक जाकर के वोट में तब्दील होता है, इसमें बेसिक फर्क होता है। नाराजगी बिल्कुल। तो दूर करनी होगी तेजस्वी जी हम्म। को। आपने देखा ना कि कैसे मनाते मनाते हिना साहब तक ये पहुंचे हैं। ओसामा हम्म। और हिना साहब को लाने में कितने इनको प्रयास करना पड़ा, हम लोग उसके गवाह हैं। जी। सिवान में जो इनको झेलना पड़ा, एक सिंबॉलिक ही सही, लेकिन वो हम्म। ओसामा और हिना साहब को तो एक सिंबॉलिक इस्तेमाल ये कर ही रहे हैं ना बिहार में, मुसलमानों के बीच जी। एक मैसेज तो दे रहे हैं। तो हम्म। वहां पर जाकर के जो आपने एक सवाल किया कि संगठन, संगठन के लिए आपको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। हम्म। सरकार जब बनेगी तो तेजस्वी जी रहेंगे, तेज प्रताप जी रहेंगे, या इनके और करीबी लोग रहेंगे, संगठन में भी यही निर्णय लेंगे। वहां पर थोड़ा सा पार्टी कमजोर होती है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी ही है, लेकिन जी। क्षेत्रीय पार्टियों में आप संगठन में जगह दीजिए ना। अखिलेश हम्म। यादव को देखिए, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश में मात्र 5 यादव उम्मीदवारों पर दांव लगाया। बिल्कुल। सीखनी चाहिए उत्तर प्रदेश से इनको। भाई, हम्म। पार्टी आपकी, निर्णय आपके, अगर दूसरे को आप जितना अधिक जोड़ते हैं, आपकी पार्टी से जुड़ती है लोग, उतना ही आपकी संगठन की धार मजबूत होगी। थोड़ा निर्णय बैठ करके आप रहिए उस निर्णय में शामिल। मैं एक दिन और चर्चा में कह रहा था संजय जी, देखिए कि तेजस्वी यादव के पास अभी मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी को एनडीए अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अभी ही तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी से बातचीत कर लेनी चाहिए कि भाई आपको हम कितनी सीटें देंगे, कौन कौन सी सीटें देंगे, क्योंकि मुकेश सहनी को भी तैयारी करनी होगी। और मुकेश सहनी ने भी यह बात समझ ली है कि केवल मल्लाह से नहीं, इंडिया ब्लॉक में रहकर राजनीति करना ज्यादा कठिन है। इसलिए मल्लाह की इतर भी वो दूसरी जातियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव मिश्रा, माफ कीजिएगा, संजीव मिश्रा, पनोरमा ग्रुप वाले जो जाने पहचाने चेहरे हैं सहरसा, सुपौल, पूर्णिया के, उन्हें कल वीआईपी में शामिल कराया जा रहा है। तो जो आपको जोड़ना है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। और जो दूसरी बात हमने कही कि भरोसे का तराजू, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, क्योंकि अब 200 यूनिट के साथ महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात करें, इन दोनों को भी तो हमें समझना होगा ना। देखिए, भरोसा तो नीतीश कुमार ने जीता है एक्शन में ला जी। करके, एग्जीक्यूट हम्म। करके और इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, हम्म। अच्छी बात है। आपको इसका लाभ मिला था 2020 के चुनाव में, जब आपने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की थी। हम्म। फिर इस बार आपने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, 1500 रुपए खाते में डालने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जो एक भरोसा है, जो भरोसा उन्होंने दिया साइकिल और पोशाक दे करके, जो 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दे करके नौकरियों में, जिस तरह से नगर निकाय में प्रतिनिधित्व दे करके,
महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार जीत चुके हैं पहले। रह बिल्कुल। गई बात कि अगर आप इस तरह की 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़े है कि एनडीए हाथ पर हाथ धरे रहेगी। अगर नीतीश हम्म। कुमार घोषणा कर देते हैं कि नहीं हम भी ये देंगे आपको, तो नीतीश कुमार पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे, इसलिए कि और उन्होंने मुझे करके तो दिखाया। और मुझे तो जानकारी है, देखिए चुनाव के बाद की बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी है कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जैसे ही बजट बिहार सरकार का आएगा, उसमें ही इस बात का आवंटन हो जाएगा और इसके लिए बजटीय प्रावधान हो जाएगा कि अगले महीने से इतनी राशि महिलाओं के खाते में जाएगी। आपके इस मुद्दे को कि 1500 रुपए आप देंगे, नीतीश कुमार इसे फ्यूज करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे मुझे बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे कि चूंकि वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उससे वो ले रहे होंगे एडवाइस कि कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा अगर उनके खाते में ये राशि जाएगी तो, और जी। बजट में इसका प्रोविजन कर देंगे। बजटीय प्रोविजन, और जैसे ही बजटीय प्रोविजन में घोषणा कर देंगे, आपके इन चीजों को वो डाइल्यूट कर देंगे। आप कह रहे थे ना कि बिल्कुल। नौकरी हमारे दबाव में उन्होंने दिया। नीतीश कुमार जी बढ़कर के आए और उन्होंने कहा कि ये तो नौकरी हमारे सात निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा था, उसके जी। तहत मैंने नौकरी दी। तो नीतीश कुमार जैसे ही ये घोषणा करते हैं, शायद ये 1500 रुपए वाली बात और 200 यूनिट फ्री बिजली वाली बात नीतीश कुमार की बात थोड़ा भारी पड़ जाएगी, चूंकि वो कर रहे हैं। जी। आपकी सरकार बनेगी, आप सत्ता में आएंगे तब आप कीजिएगा, लेकिन नीतीश कुमार तो लगातार सत्ता में है। तो सत्ता में है तो मंचों से कम बोल करके हो सकता है कि आपके दबाव में ही सही, लेकिन नीतीश बिल्कुल। कुमार इस तरह की घोषणाओं में पीछे नहीं रहेंगे। और अभी तो रिफ्लेक्शन है महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, कि हम कोई ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे जिसकी वजह से 2025 के चुनाव में एनडीए को पीछे जाना पड़े। एनडीए जी। मजबूत रहे, एनडीए सत्ता में रहे, इसलिए हर दांव पर। अब वृद्धा पेंशन को लेकर के बात चल रही है ना कि हो सकता है कि संवाद यात्रा के क्रम में ही 400 की जगह पर 1000 रुपए की राशि ये कर दें कि हाँ, ये वृद्धाओं हो को। जाना है, ये हो जाना है, ये हो जाना है। तो वो उसकी बात कर देंगे। बजट में फिर महिलाओं को क्या देने जा रहे हैं उसकी घोषणा कर देंगे। और 200 यूनिट फ्री बिजली वाली बात बिहार सरकार के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए इन योजनाओं की सौगात तेजस्वी जी ने मैया योजना के तहत एक घोषणा तो कर दी है, लेकिन इन घोषणाओं से ज्यादा इनके लिए महत्वपूर्ण है सांगठनिक धार को मजबूत करना और मुद्दे पर सत्ता को घेरना। जी। आप सरकार में नहीं है, सरकार में जो पार्टियां होती हैं वो इस तरह की घोषणाएं करती हैं, तब लोग उन पर विश्वास करते हैं। आप जब बिल्कुल। सरकार में आएंगे तब आपको इस तरह की घोषणाओं का लाभ मिलेगा। आप सरकार को घेरिए बेरोजगारी पर, आप सरकार को घेरिए पलायन पर, आप सरकार को घेरिए शिक्षा पर, आप सरकार को घेरिए चिकित्सा पर। अगर मुद्दों पर आप नहीं घेरेंगे। आप देखिए ना जिस तरीके से पटना में छात्रों पर बेरहम लाठियां चली हैं, ठीक है, तेजस्वी यादव यात्रा, इसलिए हम कहते हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव ही आरजेडी हैं। यदि आप विपक्ष में हैं और हैं ही, और छात्रों पर लाठियां चली, आप इनके आंदोलन को, आप इनकी जायज बातों को, जब ये कूटे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, अस्पताल पहुंचे थे, यदि आप इनके साथ संवेदना जाहिर करते केवल फेसबुक पोस्ट करके और हैंडल एक्स पर लिख कर नहीं, इनके साथ खड़े होकर, तो आपके प्रति छात्रों की जो आप बात कर रहे हैं कि जो संघर्ष है, उसकी सहानुभूति अधिक मिलती है आपको, लेकिन यह कमी दिखाई पड़ती है। नहीं नहीं, छात्रों की मांग जायज है। वो छात्र क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप परीक्षा 2 दिन लेते हैं, 2 पालियों में लेते हैं, फिर अगर कोई छात्र 115 नंबर लाता है, कोई छात्र 100 नंबर लाता है, आप 105 का एवरेज कैसे बना देंगे भाई? बिल्कुल। 115 नंबर लाने वाला छात्र आखिर 5 मार्क्स कम क्यों ले? आपके नॉर्मलाइजेशन के लिए इस तरह की बात के लिए क्यों तैयार रहे? और सरकार को आश्वस्त करना चाहिए शिक्षा मंत्री को कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होनी जाएगी। 1 नंबर से वहां खेल बिगड़ जाता है। जो जी। बच्चे 5 साल 7 साल से एक कमरे में बंद होकर के और वो संघर्ष करते हैं, तैयारी करते हैं, वो गंगा के किनारे बैठकर तैयारी करते रहते हैं। और अगर सरकार अगर आश्वस्त नहीं करते, विपक्ष को तो आज सड़क पर आ जाना चाहिए था कि मैं आपके मुद्दे के बिल्कुल। साथ हूं, कि किसी भी तरह का आपके हितों की अनदेखी नहीं होगी। लेकिन क्या आपने और हमने कोई संघर्ष देखा है रोड पर? क्या कि विपक्ष आज लाठियां खा रहा है रोड पर, आंदोलन कर रहा है?
वो हम्म, संघर्ष और आंदोलन की लगता है कि वो साँचा ही टूट गया, जिसमें कभी लोग संघर्ष करते थे, सड़कों पर उतरते थे। अब तो हम बिल्कुल। छात्रों को संघर्ष करते हुए देखते हैं, शिक्षकों को संघर्ष करते हुए देखते हैं, लाठियां खाते हुए देखते हैं, और वैसे लोग जिनका मानदेय पूरा नहीं हो पाता उसके लिए वो करते रहते हैं। विपक्ष तो हम्म। सड़क पर उतरती ही नहीं। और देखिए सरकार को आरजेडी एक ऐसी पार्टी है, यदि इतिहास देखेंगे, देखिए लालू यादव चाहे नीतीश कुमार, दोनों जेपी आंदोलन की उपज है। और लालू यादव जेपी आंदोलन के दिनों में एक दिन तो ऐसा भी आया कि कई घंटों तक यह खबर उड़ती रही, अफवाही था कि लालू यादव को गोली लगी है और उनका पता ही नहीं जी चल रहा है। तो आप सोचिए उस लालू यादव के बारे में जो है न जाने कितनी लाठियां खाई, कितने दिनों तक जेल में रहे, और वह पार्टी जब संघर्ष से दूर भागती है तो सत्ता भी आपसे दूर चली जाती है। नहीं नहीं, संघर्ष तो लालू प्रसाद तो केवल और केवल संघर्ष के उपज है, जी जिन्होंने संघर्ष के बदौलत ही सत्ता भी पाई और सम्मान भी पाया। आप तो संघर्ष बिल्कुल। करते ही नहीं है। विरासत में ठीक है, पार्टी की जिम्मेवारी मिल गई, विरासत में आप जो है वो सरकार बनी तो आपको डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी मिल गई। क्या इतने कम उम्र में, जो तेजस्वी जी की उम्र थी 15 में, कौन बिहार का व्यक्ति डिप्टी सीएम बना हो? इसी वजह से बिल्कुल। ना कि चूंकि लालू प्रसाद जी के आप पुत्र हैं, इसलिए आपको डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दे दी गई। जी। संघर्ष में तो कहीं आप खड़े थे नहीं। तो अब तो मौका है, अब तो आप परिपक्वता आप में आनी चाहिए, अब तो सड़क पर उतरनी चाहिए कि छात्रों के साथ मैं भी खड़ा हूं। क्यों नॉर्मलाइजेशन लागू होगा? क्यों इस तरह की बच्चों के साथ जो है कि भेदभाव किया जा रहा है? अगर परीक्षा में छात्र की संख्या अधिक है तो आप कह रहे हैं कि हम बड़ा परीक्षा केंद्र बनाए हैं, वहां परीक्षा ले लीजिए, एक सीटिंग में ही परीक्षा आप ले लीजिए, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन की। तो अगर विपक्ष सड़क पर उतरता तो शायद ये छात्रों का साथ इनको मिलता कि हमारे मुद्दे को लेकर के विपक्ष खड़ा रहता है। यही तो विपक्ष का बिल्कुल। दायित्व है। अब हम आते हैं आपके बीजेपी के जो सवाल हैं उस पर, जी जिन सवालों की तरफ आपने इशारा किया। बिल्कुल। 60 साल की उम्र की बात ये कर रहे हैं। क्या जिलाध्यक्ष बिहार नहीं में, होंगे। हाँ, बिहार में कॉलेज टीचर की उम्र 65 साल हो गई कि नहीं हो गई? 65 साल तक वो कॉलेज टीचर पढ़ाने में दक्ष हैं। 67 बिहार के साल की मुख्यमंत्री की उम्र क्या हो गई? बिहार के मुख्यमंत्री की उम्र क्या हो गई? बिहार के मुख्यमंत्री की उम्र देख लीजिए। भाई वो जी निर्णय लेने के लिए बिल्कुल उनकी उम्र का कोई मतलब नहीं है, वो हर उम्र में निर्णय ले सकते हैं। जिला का अध्यक्ष को आपको क्या लग रहा है, क्या उनको दौड़ में भाग लेनी है कि 60 साल से ऊपर जब हो जाएंगे तो वो दौड़ नहीं पाएंगे? अरे भाई, बिल्कुल। नीतियां ही तो बनानी है, संगठन को ही तो धार देनी है, और हम्म। साधन तो हर के पास है, उसी साधन और से जो वो नियम गांव। बना रहे लोग हैं, जो नियम बना रहे लोग हैं, उनकी अपनी उम्र क्या है? हाँ, और जो लोग नियम बना रहे हैं उनकी अपनी उम्र क्या है? तो 60 हम्म। साल से ऊपर को जिला अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, 45 45 साल वर्ष से से हाँ ऊपर वाले को मंडल अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। संगठन में ये सारे लोग कौन मिल जाएंगे? जो 30 वर्ष में जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, या जो रोजी बिल्कुल। रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता मिल जाएंगे। जो व्यक्ति लगातार, और उनके हिस्से में क्या आएगा? जो 15 वर्षों के संघर्ष के बाद इस उम्मीद में कि चलो जिला के अध्यक्ष का एक सम्मानजनक पोस्ट तो हमें मिलेगा, उस उम्मीद हम्म। से भी उनको आपने खारिज कर दिया। तो खोज लीजिए नौजवान, जो व्यक्ति पार्टी में 15 साल 20 साल से वो एक एक्टिव मेंबर बन करके, एक सामान्य सदस्य बन करके एक एक सीढ़ियां लांघते हुए यहां तक पहुंचा, और जब 60 की उम्र हुई तो आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जिला अध्यक्ष के क्राइटेरिया में ही आप नहीं है। जी मंडल अध्यक्ष, जिनको आप कह रहे हैं कि भाई बूथों की जिम्मेवारी मंडल अध्यक्ष पर ही होती है। अब बिल्कुल। 30-40 साल के तो बच्चे तैयारी करते करते पहुंच जाते हैं। हम्म। ये बात तब होती थी 60 साल की, जब विवाह हो जाती थी 18 वर्ष में, 20 वर्ष में, 17 वर्ष में, 15 वर्ष में। अब तो शादियां हो रही है 35-40 वर्ष में। तो और अब बिहार में संजय जी राजनीति में आता कौन है? देखिए अच्छे लोग तो नहीं ही आ रहे हैं और बिल्कुल नगण्य हैं। या तो नेताजी का बेटा आ रहा है, या पोता आ रहा है, या कोई ठेकेदार आ रहा है जब उसने माल कमा लिया, या फिर जिंदगी के हर कोने में फेल हो गया तो सोचा चलो इधर ही आजमा लेते हैं। तो यह उम्र तो ऐसे ही वहां पहुंच जाती है। जी यदि बिल्कुल नेताजी बिल्कुल, का हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये हम्म, राजनीति में आते कौन है, हम्म, और वो जो आते हैं
वो तो वहां टहलते टहलते उनकी उम्र 60 साल हो जाती है, उनके हिस्से में कुछ नहीं मिलता, इस उम्मीद में कि शायद अगले चुनाव में हमको एमएलए का टिकट मिल जाए, कहीं हम कोई आयोग और कोई इसका सदस्य बन जाए, कहीं कुछ बन जाए। अंत में वो सारी उम्मीदें जब टूटती हैं तो लगता है कि चलो कोई संगठन में हमको दायित्व मिल जाए कि उसकी वजह बिल्कुल। से थोड़ा हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। अब वो हम्म। व्यक्ति जो आपके यहाँ आए, एक भाजपा के ही वरिष्ठ नेता से मेरी बात हो रही थी। हम्म। उन्होंने कहा कि जरा भाजपा दफ्तर में कभी आप जाइए, 10 बजे के बाद आना लोगों का शुरू होता है और हम्म। शाम होते होते एक इतनी भीड़ हो जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो अच्छा। भीड़, हाँ, वो भीड़ हम्म। जो है वो हम्म। कहीं गांव में नहीं दिखाई पड़ेगी कि वो जो सक्रिय लोग जो दफ्तर में टहल रहे हैं वो फिर हम्म। कहाँ गायब हो गए। वो हम्म। भाजपा दफ्तर की गणेश परिक्रमा ही करते रहते हैं कि बड़े नेताओं बिल्कुल। से मिलिए, उनको चेहरा दिखाइए, उनके सामने रहिए, और फिर वो गायब हो जाते हैं। जबकि लेकिन जो पिछले दिनों दिलीप जायसवाल ने अच्छी बात कही थी कि पटना का गणेश परिक्रमा छोड़िए और किसी कारणवश यदि आते भी हैं तो पटना में जो जमे जमाए नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से सुदामा की तरह मिले। जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। दिलीप जायसवाल जी ने कहा था। तो जी। मैं आ रहा हूं जिला अध्यक्ष पर कि हम्म। जो पार्टी का कार्यकर्ता जिला जी। में सक्रिय है, लगातार वो संवाद कर रहा है, लगातार अपने लोगों को उत्साहित कर रहा है कि पार्टी हम्म। अब एक हमें जिम्मेवारी देगी और हम जब जिला के अध्यक्ष होंगे तो आपके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। उम्र के पड़ाव बिल्कुल। पर तो वो पहुंच ही गए होंगे और जैसे हम्म। ही वो 60 या 60 से ऊपर को छू रहे होंगे, उन पर तलवार चल गई कि नहीं 60 पार कर गए। लेकिन हाँ, ये तलवार एमएलए के लिए नहीं है, एमपी के लिए नहीं है, ये नहीं, तलवार मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो 60 वर्ष या जो 45 वर्ष की बात हो रही है 60 वर्ष की ही बात करें कि एक खतरे की घंटी बजाई जा रही है कि 2025 में जो टिकट के दावेदार हैं या जो बने हुए हैं कोई उम्र सीमा तय की जाने वाली है कि इससे अधिक उम्र वालों को टिकट नहीं मिलेगा। या फिर देखिए जो नए दावेदार हो सकते हैं कि अरे भाई जब हम जिला अध्यक्ष ही नहीं बना रहे हैं 60 साल वाले को तो आपको विधायक का टिकट कहाँ से दे दें। अरे वो तो चूंकि पहले से जीते हुए इसलिए उनको मिल जाएगा लेकिन अब पार्टी की रीति नीति के हिसाब से 60 साल वाले को टिकट नहीं मिलेगा। कुछ इस तरीके का संकेतक तो नहीं है ये। मेरे मन की बात आपने कह दी। जी। मैं बस यही सोच रहा था, मेरे मन में यही भाव आ रहा था कि जी। ये उनके लिए इशारे तो नहीं है। हम्म। जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष तो बहाना है, इशारा बिल्कुल। उनको करनी है कि जो लोग हम्म। बने हुए हैं, जो चलिए पार्टी जो टेस्टेड है, उन पर तो हम्म। पार्टी दांव लगा देगी कि चलिए वो 2 बार हम्म। 1 बार एमएलए रहे हैं, फिर उनको लड़ाया जाएगा। लेकिन चूंकि आपको पहली बार टिकट देनी है, तो हम्म। पहली बार पार्टी ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि हम नौजवानों पर भरोसा करेंगे, नौजवानों को टिकट देंगे और इतने परसेंट नौजवानों की बात चल रही है जिसमें नए लोग होंगे और इतने परसेंट जो हैं वो पुराने सिटिंग लोग होंगे जिस पर पार्टी जी। दांव लगाएगी। बिल्कुल उस रणनीति का ये पार्ट है जिसमें संगठन के माध्यम से एक मैसेज हम्म। कराया गया है कि वो 60 साल वाले लोग जो हैं वो थोड़ा सा ठहर जाएं, उस समय उनको कोई बहुत परेशानी ना हो या बगावती तेवर अपना करके। आपने देखा जी। था ना 2020 में राजेंद्र हम्म। सिंह जैसे लोगों का टिकट कट गया था ना, हाँ जिनके हाँ बारे में बिल्कुल। कहा जा रहा था कि बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं। हम्म। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर राजेंद्र सिंह को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, जी। उस व्यक्ति की ही टिकट कट गई और हम्म। कैसे वो बगावती तेवर अपना करके चिराग पासवान जी की पार्टी से चुनाव लड़े थे। रामेश्वर चौरसिया बताइए नरेंद्र मोदी की के चुनाव में प्रभारी बन जाते थे और उनका ही टिकट कट गया था। राष्ट्रीय हाँ, सचिव बन गए थे। रामेश्वर चौरसिया। अब कहीं जी। रामेश्वर चौरसिया जी दिखते भी हैं, ना। टेलीविजन के स्क्रीन पर वो दिखते थे रामेश्वर चौरसिया। अब बिल्कुल। रामेश्वर चौरसिया कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता है। हम्म। तो बीजेपी 60 साल से ऊपर वाले लोगों के जो टिकटार्थी हैं, जिनकी भीड़ वहां जमा हो रही है, जिस तरफ मैंने जी। इशारा किया था कि वो हम्म। भाजपा दफ्तर की भीड़ जो है वो टिकटार्थियों की भीड़ है कि बिल्कुल। 2025 के पहले हम्म। हमारी टिकट पक्की हो जाए। इस वजह से रोज वो अध्यक्ष जी से मिलने, वहां जो कई लोग हैं, कहते हैं कि बीजेपी में भी बिहार में भी कई गुट चलते हैं और हाँ सारे हाँ। गुट की अपनी अपनी दावेदारी है। हम्म। तो वो अलग अलग गुटों से मिलने के लिए वो जाते हैं। तो 60 हम्म। साल से ऊपर वाले के लिए भी एक इशारा है
कि जरा आप सतर्क हो जाइए। वैसे बीजेपी में भी बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें नहीं होती है। मैं देखा नहीं हूं नहीं, कि अरे बहुत कहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं उनका तुरंत स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए ना, झारखंड में ही देख लीजिए, महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, चंपा सोरेन कहाँ से आए, मधु कोरा जिनके खिलाफ आप लड़ते रहे, हाँ, भ्रष्टाचार का भगवान, हाँ, तो उस उनकी पत्नी को आपने चुनाव लड़ाया। अजीत पवार के खिलाफ आप सिंचाई घोटाला से लेकर तो अब बीजेपी में डेमोक्रेटिक कहा, चुनाव जीतना है किसी भी तरीके से, एन केन प्रकार ना, साम दाम दंड भेंट सब कुछ मंजूर अजीत पवार हो गए, हेमंत विश्व है। शर्मा, जिस जी। हेमंत विश्व शर्मा को आप पोस्टर बॉय बनाए हुए हैं, हेमंत हम्म, विश्व शर्मा थे कभी भाजपा में? जो ना ना भाजपा ना के ना। लिए संघर्ष जिन्होंने किया, उनकी हालत हम्म, क्या है? और जो लॉन्चिंग बिल्कुल पैड से जो नेता दूसरी पार्टियों से आते हैं, उनको आप कंधे पर बिठाए फिर रहे हैं। झारखंड के चुनाव में तो हम लोगों ने देख लिया ना कि कैसे बिल्कुल। दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को आपने सम्मान दिया, चाहे लोकसभा का टिकट की बात हो, विधानसभा की टिकट की बात हो, चाहे चुनाव हम्म, प्रचार कराने की बात हो। बिहार में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो हाँ। हम्म, संघर्ष वाले लोगों को किनारे कर दिया गया। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया रामेश्वर चौरसिया का, कि जो जी। प्रधानमंत्री जी का चुनाव को मैनेज करते थे, वो बिल्कुल, और रामेश्वर टीवी पर चौरसिया कहाँ छाए चले रहते गए? थे, टीवी पर छाए रहते थे। आज ना सुधांशु त्रिवेदी और फला 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 हैं, उस जमाने में तो भाई रामेश्वर चौरसिया ही थे। भाजपा के तरफ से तो वही चेहरा दिखते थे ना, जी। जो रामेश्वर चौरसिया का ही चेहरा दिखता था, और लगता था कि नहीं। भाजपा के कद्दावर नेता संजय पासवान जी पर नजर आपको पड़ती है इधर कहीं, ना कि वो ना कहीं ना ना, दिखते हैं? भाई संजय वे तो पासवान जी, वे तो वहां पहुंच गए कि प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थापना हो रही थी, तो पीछे से जाकर देख रहे थे कि भाई ये लड़का क्या करने आ गया है बिहार में। जी हाँ बिल्कुल। तो अब वैसे सीजन लोग जो इस हम्म, उम्मीद में कि कभी तो हम्म, मेरी बारी आएगी, हम भी बिल्कुल। उम्मीदवार बनेंगे, पार्टी हम्म, हमको भी लड़ाएगी, तो वहां भी जिस तरह का एक घनघोर जिसको कहते हैं कि गुटबाजी चल रही है, और हम्म, उस गुट में कई गुट अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पर ये 60 साल और 35 साल का फॉर्मूला हम्म, हो सकता है कि किसी को काटने और किसी को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा हो। चलो, जी। ऐसे पुराने लोग हैं जो, लेकिन हैं तो, लेकिन वो उनके गुट के हैं। उम्र का हिसाब हम्म, बनाओ और उनको काटो, उम्र का हिसाब चलिए, बनाओ, इनको किनारे करो। बातचीत लंबी हो गई, हम लोग यही विराम दें। और देखिए, आज हम लोगों ने बात की है आरजेडी और बीजेपी दोनों के बारे में कि कहाँ क्या चल रहा है। तो बिहार की बात को आगे भी हम जारी रखेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।